श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो से। श्याम बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरा हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक का 15 शेयर है। 3545 में मेरा खरीदारी है, एवरेज बाइंग प्राइस है। तो उसको अभी हम 4 महीने का मेरा पर्सपेक्टिव है, 4 महीने के अंदर में हम उसको ये करना है। अभी क्या होल्ड करें कि ना इस पोजीशन में उसको सेल कर दें, क्या रहेगा मेरे स्टेटस? सरविंद जी 4 महीने रखना है सिर्फ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3645 पे खरीदा इन्होंने। श्याम जी की तो आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आई। तो एचएएल मेरे हिसाब से आई थिंक शॉर्ट टर्म ही व्यू दूंगा यहाँ पे 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए। आई थिंक ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखें। आज कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर, अगर मैंने इनका भाव बराबर सुना है तो कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे ट्रेड में एक 15 दिन के लिए। ठीक है, 3665 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए 15-20 वर्किंग डेज में, और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा राय लेंगे। लेकिन अगर उससे नीचे जाता है इस दौरान में तो आपको निकल जाना चाहिए आपकी कॉस्ट के ऊपर से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विशाल मेहता मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विशाल जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास नेल्को का शेयर है 1000। मैंने 825 में लिया है। अभी 4-5 साल हुआ सर। अभी मेरे को 1 साल ही होल्ड करने का है, तो क्या करूं? नेल्को दिखाई क्या भाव चल रहा है? 4-5 साल से आप होल्ड कर रहे हैं? मैंने होल्ड कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा वो प्रॉब्लम है, तो 825 का कॉस्ट है, तो अभी आएगा 1 साल में। 1 साल तक ठीक है, चलूंगा। सरविंद जी 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी 825 वाला कॉस्ट इनका 787 दिख रहा है। क्या करें? 1 साल और मैक्सिमम दे सकते हैं। देखिए 4-5 साल हो गए हैं तो आई थिंक एक बार तो प्रॉफिट में भी आए होंगे। आई थिंक 4-5 साल हुए तो मुझे दो बार दिख रहा है कि स्टॉक तकरीबन 917 और 1000 के ऊपर भी है, और 1000 तक जाके एक बार आया है। आई थिंक मेरा राय इनको यही रहेगी कि फिलहाल यहाँ पे मुझे थोड़े से पैटर्न्स ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े नरम बन रहे हैं, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। कॉस्ट के आसपास आता है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है स्टॉक को। किसी कारणवश थोड़ा बाउंस इनके कॉस्ट की तरफ आए तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, और इन द मीन टाइम मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए 744 पे। तो एक 744 पे स्टॉप लॉस रखें, और अगर कॉस्ट की तरफ उछाल आता है तो थोड़ा निकलने की भी कोशिश करें। कॉस्ट की तरफ उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करें। सर 5-6 साल दे दिए, बहुत, इससे ज़्यादा क्या देना है। सरविंद जी रुकिएगा जरा, जेके टायर्स के नतीजों पे बात करते हैं। कंपनी का मुनाफा करीब जो है 4 गुना बढ़ा, वहीं मार्जिन में लगभग 5% का उछाल देखने को मिला। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया जुड़ रहे हैं। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे ठीक ठाक थे, काफ़ी बढ़िया Q1 में आपने प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में, चूँकि एक एक्सेप्शनल क्वार्टर के बाद आने वाली तिमाहियों में डिमांड का सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए बोर्ड मीटिंग के बाद, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। टोटल जो कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू करीब 3729 करोड़ का रहा, जो कि 2% ज़्यादा है अगर हम YOY बेसिस पे कंपेयर करें। आगे भी जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं, डिमांड हमारे हिसाब से बनी रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पे काफ़ी काम चल रहा है। मॉनसून भी अच्छे हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है। ओवरऑल जो आउटलुक है GDP का वो भी काफ़ी अच्छा है, 6.5% की बात चल रही है। तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सब पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट मार्केट हो या OE हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर तरफ से डिमांड अच्छी रहेगी। जी अनुज जी, OEMs की और रिप्लेसमेंट मार्केट की किस तरीके की ऑर्डर बुक है, और क्या आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में आप अच्छे मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन हासिल कर पाएंगे? हाँ, डिमांड तो रिप्लेसमेंट मार्केट में जो सेकेंड हाफ है, इनफैक्ट सितंबर से ही अच्छा डिमांड आना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो फ्रेट अवेलेबिलिटी है या जो इंफ्रा एक्टिविटीज़ पे जो काम चल रहा है, उसके चलते जो एग्रीगेट मूवमेंट है, सीमेंट है, स्टील है, कोल है, तो इसमें काफ़ी तेज़ी रहेगी, हम यही उम्मीद रखते हैं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट में डिमांड स्ट्रांग रहेगी। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि महीने में करीब 3.5 लाख गाड़ियां बन रही हैं, सब OEMs मिला के।
इससे भी डिमांड अच्छी बनी हुई है। और जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी पैसेंजर टायर्स की, पैसेंजर गाड़ियों की जो टायर्स है उनकी डिमांड भी अच्छी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, तो इससे भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो एसयूवी कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये डिमांड बनी रहेगी। जी अनुज जी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस थोड़े तो नीचे आए, क्रूड डेरिवेटिव्स भी थोड़े नीचे आए थे, रबर भी नीचे आए थे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। क्या स्थिति आपकी है और क्या आपको लगता है कि आने वाले तिमाहियों में ये स्टेबल रहेगा यहाँ से? देखिए, जहाँ तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल के जो तीसरा क्वार्टर था वहां से ही हमने देखा था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस सॉफ्टन होने शुरू हो गए थे, उनमें गिरावट आई थी। और क्वार्टर 4 में भी हमने देखा कि और भी थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई थी। कंपनियों के पास जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वो भी लिक्विडेट हो चुकी है। तो क्वार्टर 1 में हमने देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, रेंज बाउंड रहे हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनमें ये जो स्टेबिलिटी है जो आ गई है ये वैसे ही रहेगी। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि ये अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल बने रहें और डिमांड भी अच्छी रहेगी तो इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि मार्जिन्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद रखते हैं। अनुज जी, कैपेक्स प्लान क्या है इस बार, इस साल के लिए? तो जो हमारे कैपेक्स के जो प्लान्ड अनाउंसमेंट्स है उस पर काम चल रहा है। हमने करीब तकरीबन 1100 करोड़ का कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए थे। उसमें से जो पहला फेज था बानमोर में तकरीबन 300 करोड़ की लागत से जो हमने डी बॉटलनेकिंग करके जो एक्सपेंशन किया था वो अब खत्म हो चुका है और उससे आउटपुट भी आना शुरू हो गया है। जो फेज 2 है बानमोर में ही, जो पैसेंजर कार रेडियल के लिए, वो करीब 530 करोड़ का कैपेक्स आउटले है उसका, उस पे काम चल रहा है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वहां से भी पूरा तरीके से उसका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। एक और जो प्रोग्राम चल रहा था हमारे लक्सर प्लांट में, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज में, वो चल रहा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ TBR, ट्रक एंड बस रेडियल। वो भी ट्रैक पे चल रहा है। वो करीब 260 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उस पर काम चल रहा है। और उस पर भी जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से अगले साल के क्वार्टर 1 तक जरूर हम उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अभी के लिए ये हमारा कैपेक्स प्लान है। ओके अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर चर्चा करने के लिए। सरवेन जी वापस आइए, JK टायर चार्ट पे कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, अभी जैसे बात की, मैंने भी अभी अभी जब गाड़ियां बहुत बिकी 4-5 साल पहले, तो अब सबके नंबर आ रहे हैं टायर बदलने के। मैंने भी अभी सारा सेट नया डलवाया, तो मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक पिछले 4-5 सालों में बहुत गाड़ियां बिकी हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी यहाँ पे ट्रैक्शन रही है। लेकिन स्टॉक बहुत चल भी चुका है। देखिए, आप ये बहुत समझना जरूरी है कि 180 वाला आपको ऊपर में 280 करके आया है। तो आई थिंक थोड़ा अब मेरे हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट के बाद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज अब तो थोड़ा इस मूव को पचाएगा। और आई थिंक काफी बढ़िया चला हुआ है, तो वो बॉट है। तो जिनके पास है वो बने रहे, बट नया तो यहाँ कुछ करने ऐसा बनता नहीं है। मुझे लगता है कि एक थोड़ा गिरावट 245 250 की तरफ आवे तो रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर होंगे। तो फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा 280 से 245 के बीच। ओके, रेंज बाउंड रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पुलक कुमार घोष नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलक जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार जी। अरे मेरे पास 12,000 यस बैंक का शेयर है, लेकिन 2 साल करीबन होते जा रहा है। तो उसका स्टेटस क्या है अभी? अभी मुझे 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं मैं मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम 6 मंथ और 18 रुपए पे बाई। 18 बाई है ना आपकी पुलक जी? हाँ 18 रुपया। सरवेन जी, यस बैंक 12,000 शेयर हैं 18 रुपए पे, 6 महीने और दे सकते हैं। देखिए, मोटा मोटी तो स्टॉक 2-2.5 साल से 20 आई थिंक 20-25 रुपए ऊपर में, और नीचे में अगर आप देखें तो 10-15 रुपए जाता है। तो आई थिंक वही रेंज है मोटा मोटी उसकी, 10 से लेके 25 तक उसी रेंज में रहेगा। तो बेस्ट केस सोचना है तो उसी में सोचें। 6 महीने के अंदर किसी कारणवश इनको 20-25 के बीच के लेवल्स मिलते हैं तो आई थिंक थोड़ा बुक करके निकलना चाहिए। जब तक 25 के ऊपर जाएगा नहीं
तब तक कोई बहुत बड़ा मूव तो यहाँ आने की गुंजाइश मुझे तो कम लगती है। होने की गुंजाइश कम लगती है, इसलिए BHEL, वरुण शुक्ला का सवाल है। BHEL 70 शेयर हैं, 76 रुपये 60 पैसे पे एवरेज प्राइस है। बेस्ट प्राइस टू एक्यूमुलेट मोर। BHEL आज 3 रुपये नीचे, नतीजे कमजोर। बताइए सर जी। तो अच्छे मूव में ऑलरेडी अच्छा मूव एक दे चुका है, तो अभी यहाँ से नया तो इनको लेने के लिए बिल्कुल मेरी राय नहीं रहेगी। और बेस्ट प्राइस बोलते हैं तो बेस्ट प्राइस तो कुछ भी नहीं होता, वो तो उस मौके पे देखना पड़ता है कि कहाँ पे बेस बन जाएगा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये मूव तो काफी ओवरबॉट है, छोटा एक करेक्शन यहाँ आ सकता है। आई थिंक 1 से 3 महीने का एक छोटा करेक्शन आपको डेफिनेटली यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें नीचे के स्तर आ जाएंगे। जो इमीडिएटली जो बहुत बढ़िया जो इसके पीछे बेसेस बने हैं वो सारे 40-50 रुपए के आसपास ही बना है, जो अभी का मुझे फिलहाल दिख रहा है। तो आई थिंक अगर कुछ बहुत बढ़िया अगर इनको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो उसी एरिया में मिलेगा। फिलहाल तो मुझे लगता है यहाँ से नया रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं बनता है। ओके, गुरजीत गुलाटी ने आदित्य बिरला फैशन के 200 शेयर लिए हैं 214 रुपए के भाव पर। क्या करें, होल्ड करें, लॉस बुक करें, क्या करें? फिलहाल तो देखिए जिस तरह से रेंज तोड़ के नीचे जा रहा है, आई थिंक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड इसकी इंटैक्ट है, चल रही है। ये वो स्टॉक है जो बाजार के साथ भी अब नहीं चल पा रहा है। तो एक पुल बैक करने की बहुत कोशिश की इसने, 1.5-2 महीना बहुत दम लगाया, लेकिन अब लग रहा है कि वो रेंजेस नीचे टूटेंगी। तो अगर 175 का लो इसका मोटा मोटी जो पीछे लो रखा था वो 180 के आसपास का लो अगर चैलेंज हो जाता है तो आई थिंक वो टूटेगा और वो तोड़ के नीचे के भी स्तर यहाँ पे आएंगे। तो मुझे लगता है फिलहाल तो डाउन ट्रेंड है। मेरे अगर आप मानेंगे तो 1 से 3 महीने के लिए नीचे में 160-165 के स्तर यहाँ पे छू सकता है। विकास अग्रवाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे पास ना अदानी पोर्ट्स हैं 300 शेयर, 800 की वो है बाइंग, एवरेज बाइंग। ओके सरवन जी बताइए, अदानी पोर्ट्स क्या करना चाहिए इनको? 800 रुपये खरीदा है। देखिए हमने तो इन नामों पे यूजुअली कोशिश की कि कम व्यूज लें, कम कॉल्स दें, क्योंकि अभी फिर भी न्यूज के घेरों में रहेंगे। ये स्टॉक में मैं इनको बोलना चाहूंगा कि भाई फिलहाल इस मार्केट को देखते हुए और इस पूरे स्पेस को देखते हुए आई थिंक कोई ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और जो मैं जो इनको सजेस्ट कर सकता हूँ फिलहाल वो आता है 744 के आसपास। तो अगर 744 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो लगा के रखें। और मेरे हिसाब से तो ऊपर आएगा तो थोड़ा मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें। अगर भाव पे या भाव के ऊपर थोड़ा जाता है तो थोड़ा मुनाफा बांधे। 744 पे स्टॉप लॉस लगा रखे। विवेक कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। विवेक जी सवाल पूछिए अपना। सर हमारा जो शेयर है IOC, हमने 116 रुपए में 1000 शेयर बाइंग किया था। उसके बाद इन्होंने स्प्लिट हुआ तो 80 रुपए आ गया था, तो हमको 500 शेयर और मिल गए थे। तो 1500 शेयर हो गए मेरे पास। तो आज ये 93 रुपए चल रहा 93। तो ये आपका 116 भाव थोड़ी होगा, आपने अगर लिया तो स्प्लिट के बाद तो नीचे आया होगा। हाँ सर, स्प्लिट हुई थी, हमको 500 शेयर और मिल गए थे, तो वो 1500 शेयर हो गए हैं IOC में। ठीक, समझ गया मैं। ये 116 प्राइस मत दिखाइए, एडजस्टेड प्राइस कुछ और होगा। सरवन जी IOC पे कॉल आज चल रहा है 92 रुपए पे। देखिए इनको तकरीबन आधे शेयर्स मिले हैं, तो 33% तो इनका वैल्यू नीचे आ जाएगा। मेरे ख्याल से इनकी कॉस्टिंग बैठेगी तकरीबन अंदाजन 80-85 के आसपास। मेरे हिसाब से तो देखिए फिलहाल ट्रेड में बने रहें और मुनाफे में हैं और वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा लें अगर लगाना चाहें। ओके, ये राय है। मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा 87 के नीचे, तो 86.40 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 87 87 रुपये 87.5 पे स्टॉप लॉस लगाइए IOC में और उसके साथ बने रहिए। अभी भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए दोस्तों की। और इस समय मार्केट जो है 55 पॉइंट मजबूती के साथ 19,570 पे ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।